बच्चों, तो इससे पहले हमने जो 5th चैप्टर है हमारे पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 का, उसके क्वेश्चन आंसर को तो देख लिया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यायिक प्रक्रिया, जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें सबसे, क्योंकि आप देखो पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस कारण यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देखोगे कि 4 लाइन में है। इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, अरे इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो इन बिंदुओं की सूची बनाइए जिसमें न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। मतलब आपको क्या लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया जो होती है वो निष्पक्ष, यानी वो बिना किसी का पक्ष लिए की जाती है, और हाँ तो कैसे? तो यहाँ पे देखो कि हाँ, इस पाठ में पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं में फैसला उसी के पक्ष में आता है जिसमें सच्चाई हो। यह फैसला कभी भी ऊंच नीच, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं बढ़ता है, बल्कि इसकी जगह पर वहाँ सच्चाई और झूठ का फैसला होता है, और अंततः वही जीतता है जो निर्दोष होता है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के सच की तलाश कर उसका साथ दिया जाता है। तो आप देखो, क्योंकि सही बात है कि जब कोर्ट में हम जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने बड़े आदमी हैं, या फिर हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, हमारा जेंडर क्या है, यानी हम मेल है या फीमेल है, ये सबको नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है उसको सज़ा मिलती है, जो सच बोल रहा है उसको छोड़ दिया जाता है। तो यही होता है। उसके बाद है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको प्रभावित किया जा सके? तो आप देखो, हालांकि हम बात करते हैं हमारे समाज की, तो ऐसा जनरली तो नहीं देखा जाता है, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि हो सकता है, तो सकने का तो कुछ भी हो सकता है। अब हम कहें कि हम भी सुपर पावर हो सकते हैं, सुपरमैन की तरह बन सकते हैं, तो सकने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आएगी जहाँ पे निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। तो ऐसे देख लो, एक एग्जाम्पल है कि हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लिया कि किसी भ्रष्ट केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है। मान लो कोई बहुत बड़ा नेता है और उसका भाई क्या करता है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देता है, उसके बाद वो अदालत में आता है। तो मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा सकता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने का है। तो ऐसे में अगर कोई भ्रष्ट नेता है, पहले ही मैंने लिखा कि भ्रष्ट नेता है, तो वो क्या बोलेगा कि अरे आप जज को कि आप मेरे भाई के अगर हित में फैसला सुनाइएगा ना तो हम आपका प्रमोशन करवा देंगे। तो प्रमोशन और पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? तो इसके लिए वो क्या कर सकता है कि हो सकता है कि इसके पक्ष में फैसला दे दे। हालांकि मैंने शुरू से बताइए एक सपोज है, ना कि हमें रियलिटी में बात करनी है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे 3rd क्वेश्चन कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी और क्यों है। तो आप देखो, यहाँ पे हमें अलग अलग जगहों के, मतलब अलग अलग उसके स्टेप जो होते हैं न्यायिक प्रक्रिया के, उसके बारे में लिखना है। तो मैंने यह आंसर भी साथ साथ में ही लिख दिया है ब्लू लाइन से। तो आप देखो, जैसे सबसे पहले प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराना। जब दीवानी पुलिस होता है तो पुलिस, अब दीवानी मतलब कि वो दीवाना दीवानी वाला दीवानी नहीं। देखो, जो क्राइम होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजेदारी। तो दीवानी में जैसे छोटा मोटा अगर कोई काम हो गया, मान लो चोरी हो गया, मारपीट हो गया, ये सब किस में आता है? दीवानी में आता है। लेकिन जो फौजेदारी केस होता है उसमें आता है, मान लो किसी का मर्डर हो गया, कोई बहुत बड़ा दंगा हो गया, मतलब अगर बड़े लेवल पे क्राइम हुआ, बड़े लेवल पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फौजदारी केस। और जो छोटे लेवल का, मतलब छोटा मोटा, उसको दीवानी बोलते हैं। तो कोई भी अगर जुर्म होता है तो पहले हम पुलिस के पास जाते हैं, और प्रथम क्या है कि रिपोर्ट दर्ज होता है, यानी जिसको FRI बोलते हैं। उसके बाद है कि मामले का छानबीन करना, ये सब काम कौन करेगा? पुलिस करेगा। फिर है कि अभियुक्ति को गिरफ्तार करना, मतलब पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे मारपीट ये किया, तो वो सबसे पहले उसको गिरफ्तार
गिरफ्तार करेगा। और फिर है कि आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना, क्योंकि मान लो वो चोरी तो कर लिया लेकिन फिर भी हमें प्रूफ तो चाहिए होगा। कोर्ट क्या है, प्रूफ मांगता है, तो वहाँ पे हमें प्रूफ तो चाहिए होगा, तो वो पुलिस पहले ये कार्य करती है। उसके बाद वकील हायर किया जाता है। मान लो कि अगर हमको गलती से फंसाए जा रहे हैं चोरी में, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए वकील हायर कर सकते हैं। तो फिर वो वकील का क्या काम होगा, तो वो अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना और उसकी जांच पड़ताल करना, ये उसका काम हो जाता है। ठीक है, फिर अदालत में दलील पेश करना। जो वकील, क्योंकि हम कितने भी पढ़े लिखे, हम तो जाके नहीं बोल सकते हैं ऑर्डर के बाद कि नहीं माय लॉर्ड ये हुआ वो हुआ, उसके लिए एक वकील चाहिए होगा। तो वकील फिर क्या करता है, अदालत में दलील पेश करता है कि नहीं मेरे जो मुवक्किल है वो सच बोल रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, कुछ भी इस तरीके से। फिर क्या है कि अपने पक्ष का बचाव करना, और वकील क्या करेगा कि अपने पक्ष यानी हमारा बचाव करेगा। फिर अगली पेशी के लिए तारीख लेना। मान लो कि आज भी अगर आज मुकदमा मतलब केस है, देखते होगा ना अदालत के CID से सब में या फिल्म सब में भी दिखाया जाता है कि एक दिन में तो फैसला आता नहीं है। मान लो कोई मैटर वहाँ पे रह गया कि नहीं अभी साबित नहीं हुआ कि कौन गलत है, तो फिर क्या होता है कि अगली तारीख मिलती है कि हाँ भाई अगले महीने के 14 तारीख को फिर यही केस पे बात होगी, तो ऐसे तारीख मिलता है। फिर अदालत के कागजी कार्रवाई को अंजाम देना। फिर अदालत का जो कागजी कार्रवाई होता है उसका काम कौन करती है, तो वो वकील का काम होता है। ठीक है, फिर न्यायाधीश मुकदमे को सुनना। उसके बाद वो न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीश यानी जज, तो प्रथम रिपोर्ट दर्ज FRI कराना मामले की। अरे एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ गलत हो गया, एक मिनट मैं इसको ठीक करके आती हूँ। को ये मैं लिखना शायद पता नहीं क्यों कॉपी पेस्ट में गलती हो गई थी। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें मैं लास्ट में आंसर क्या होगा, न्यायाधीश के पास उसका काम होता है मुकदमे को सुनना। वो पहले सुनेगी कि क्या मुकदमा है, क्या है, किसके पक्ष में क्या जाता है। फिर वो गवाह के बयान को सुनेगी। फिर मुकदमे की अगली पेशी का तारीख देगी, या फिर पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाएगी। तो ये चारों काम किसका होता है, वो न्यायाधीश का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 4 नंबर सवाल, जो कि है कि अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरिए। एक तरफ दीवानी मामले को लिखना है, एक तरफ फौजदारी मामले को लिखना। अभी मैंने बताया था। तो जैसे देखो दीवानी में क्या होता है, यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ कि ज़मीन जायदाद का झगड़ा। ठीक है, मान लो भाई भाई में ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब छोटा मोटा केस है। मजदूरी मालिक के बीच हो जाता है कि मजदूर और मालिक के बीच कि नहीं मेरा 400 रुपया था आप 300 रुपया दिए। ठीक है, मजदूरी को लेकर विवाद हो जाता है, तो वो हो गया। फिर पैसे के लेन देन के झगड़े, मान लो किसी से हम 10,000 रुपया दिए और उसको हम दे दिए, फिर वो कह रहा है कि नहीं फिर से 10,000 दो, तुम नहीं दिए, ये वो तो छोटा मोटा झगड़ा होते रहता है। व्यापार का झगड़ा हो गया, किराया का झगड़ा हो गया, तलाक हो गया। तो ये सब कोई बहुत बड़ा केस तो नहीं है कि जिसके चलते मतलब देश में कुछ दिक्कत होगा। तो ये सब छोटा मोटा केस आता है दीवानी में। लेकिन फौजेदारी में आता है ऐसे चोरी, मान लो चोरी हो गया 20 लाख का, तो बड़ा केस है। डकैती बहुत बड़ा केस है। हत्या हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, रिश्वत हो गया, दंगा हो गया। तो ये सब संगीन अपराध है, मतलब जो बड़े अपराध होते हैं जिसकी मतलब जिसको माफ़ हम नहीं किया मतलब नहीं दिया जा सकता है माफ़ी, ऐसे केस को या ऐसे मामले को हम फौजेदारी मामले कहते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है 5th। तो 5th में क्या है कि मान ले आप एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। मान लो आप ही क्या हो कि जज हो, तो आप जब न्याय दोगे तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूँगा या रखूँगी जो भी हो कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले और कोई दोषी कानून की नज़र में बचकर ना निकल सके। देखो कानून क्या कहता है ना कि भले ही 100 मुजरिम माफ़ हो जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो बेगुनाह है अगर वो सज़ा पा रहा है तो ये कानून क्या सबसे बड़ी तौहीन होती है। तो इसलिए जो कानून है वो कभी नहीं चाहता है कि निर्दोष को सज़ा मिले। और अगर मैं भी कानून का एक हिस्सा रहूँगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहूँगी, तो मैं भी इसी बात को ध्यान में रखूँगी कि जो सज़ा है वो असली अपराधी को मिले और मिले भी। ऐसा नहीं कि सज़ा नहीं मिले वो भी घूम रहा है और निर्दोष भी घूम रहा है, ऐसा नहीं है। जो गलत करे उसको सज़ा मिले, जो सही रहे वो इज्जत से अपने घर पे रहे। तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा।
अब है कि भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या करना चाहिए। तो आप देखो कि कमी तो हर चीज़ में होती है, ये सिर्फ भारत की या अमेरिका की या कहीं की बात नहीं हो रही है। मतलब है कि न्यायिक प्रक्रिया में कभी क्या क्या कमी आ जाती है उसके बारे में लिखना है। अब ये पढ़ के ये नहीं समझना कि भारत के न्यायपालिका में या फिर न्याय जो व्यवस्था उसमें सही में कमी है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बस ये कमियाँ जो है वो हर जगह होती है, क्योंकि कुछ कमी तो होना ही चाहिए। सो बात है, मतलब होना चाहिए का बात नहीं, लेकिन कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि कंप्लीट मैन तो हम लोग बन नहीं सकते हैं। और क्या है कि जो इस व्यवस्था की, इस संस्था में जो लोग रहते हैं वो भी इंसान ही हैं, तो गलती तो हो जाती है। जैसे आप देखो कि भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में जो कमियां वो है अदालत की जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम होना। हाँ, ये एक कमी, क्योंकि आप देखो भारत की जो जनरेशन है, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो विश्व में अब नंबर 1 पे आ गई है। पहले क्या था, चाइना था, सेकंड में भारत था, लेकिन अब क्या है, फर्स्ट में भारत आ गया है, सेकंड में चाइना आ गया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो और जो केस है वो भी बहुत ज़्यादा होते रहता है, झगड़ा झंझट ये तो होगा ही, क्योंकि जहाँ लोग रहेंगे वहाँ झगड़े होंगे। तो इस अगर नज़र से देखें तो अदालत हमारे यहाँ बहुत कमी है। और आप देखोगे कि इसी कारण क्या होता है कि किसी मामले की सुनवाई होने पर फैसला लेने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा समय लगती है। आप देखोगे एक सिंपल सा भी केस रहेगा ना, फिर भी 5 साल 6 साल आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट की उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, बहुत कम है हमारे पास अदालतें। तो ये कमी हो जाती है। फिर अदालतों में न्यायाधीश की कमी होना, जो जज है उनकी भी कमी रहती है। फिर कागजी प्रक्रिया का बेहद जटिल होना, और कागजी प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आप देखते हो ना, गाँव समाज में क्या कहा जाता है, या हम लोग के घर में ही, कि भाई छोड़ो, इतना कोर्ट का कचहरी कौन करेगा, उससे अच्छा रहने दो, हम ही लोग चुप रह जाते हैं। वो तो हम लोग बहुत बार इग्नोर भी कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, जहाँ पे अगर हम कोर्ट जाए तो चांसेस है कि हम जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं मोलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा, कागजी प्रक्रिया बहुत होगी, और क्योंकि अगर डेट मिलेगा यानी तारीख मिलेगा तो आपको उस पर जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो उस पर फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इस कारण वहाँ पे टाइम और जो क्या कहते हैं, पैसे, दोनों अधिक लगते हैं। कानूनी प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है। तो ये सब एक कमी है, जिस कारण लोग क्या करते, इग्नोर करते कोर्ट जाने से। वो बोलते कि रहने दो, कोई बात नहीं, हम ही बर्दाश्त कर लेते, या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका जब भी सब्जेक्ट होगा, कल मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन भी नज़दीक आ रहे हैं, और अपने फेयर को कंप्लीट करो। और जो फेयर का आप चाहते हो कि हाँ ये भी अगर क्वेश्चन आंसर आप मतलब कर दो, जल्दी अपलोड कर दो, तो आप कमेंट में वो हमें बता दो। तो बाय बाय।